नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में अब तक हमने पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर, जिसे हम हिंदी में उपभोक्ता कहते हैं, जो वस्तुओं का उपभोग करता है यानी जो यूटिलिटी को गेन करता है, हमने उसकी क्लास पिछले एपिसोड में करी थी और मार्जिनल यूटिलिटी की बात की गई थी। आइए देखते हैं सीमांत उपयोगिता अपना कार्य कैसे किया करती है। इसके लिए हमें एक रूल फॉलो करना पड़ेगा जो कि H गॉसन और बाद में इसे मार्शल ने भी दिया हुआ है। इसे हम गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। एक इकोनॉमिस्ट H गॉसन, जिन्होंने इसको पहले प्रतिपादित किया था, पहले दफ़ा दिया था इस पूरे लॉ को, जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हम जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में आज चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या था। पिछली बार हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, हिंदी में इसका अर्थ होता है उपयोगिता। का मतलब है अगर हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करें, किसी भी वस्तु का उपभोग करें, हम कंज्यूम करें किसी भी कमोडिटी को, तो उससे जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें मिलता है, वह है सेटिस्फैक्शन। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको भूख लगी हुई है, आप रोटी खाने बैठते हैं, एक रोटी आपने खाई, आपको सेटिस्फैक्शन मिला उससे, आपने फिर दूसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, खाते खाते क्या होता है कि फिर चौथी रोटी के बाद हमारी भूख मिट जाती है। हम कहते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर चुके। उसी सेटिस्फैक्शन को, उसी यूटिलिटी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि रूल क्या कहता है। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था, टोटल यूटिलिटी। अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस प्रकार से अटेंड करता है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मतलब होता है सैचुरेशन पॉइंट। पिछले क्लास में, पिछले एपिसोड में मैंने सैचुरेशन पॉइंट की बात की थी। जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अटेंड कर लेता है, हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम को स्ट्रेट कर चुका है, उससे वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट तक पहुंच चुका है। आज हम समझेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम ऐसे समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को अगर ये यूज करता है, किसी भी कमोडिटी को जब कोई कंज्यूमर यूज करता है, तो जैसे जैसे वो उसे ज़्यादा यूज करने लगता है, फिर वो उसे कम पसंद करना शुरू कर देता है। मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद हो, एक एग्जांपल लेते हैं, सब्जी की लेते हैं। किसी को फूल गोभी पसंद होता है, तो फूल गोभी अगर आपको पसंद है, आप सुबह दोपहर शाम फूल गोभी आप यूज करते हैं, कंटिन्यू 3 दिन तक यूज कर रहे हैं आप उसको, तो पहली बात तो ये है क्या कि आपका उसके प्रति मन उब जाएगा। क्यों? अब आप उसको यूज करना पसंद नहीं करेंगे फिर बाद में कभी भी। उसे देखते ही आपको एक अजीब से नफरत उससे हो जाएगी, क्योंकि आपने सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू 3 दिन उसे यूज किया हुआ है। तो हम इसे कहते हैं कि हम मार्जिनल यूटिलिटी को डिमिनिश कर चुके हैं, यानी कि मेरी जो सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती चली गई है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी ह्रासमान या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है? मार्शल के अकॉर्डिंग है कि एक मनुष्य के पास किसी वस्तु की जितनी मात्रा हो, उसमें निश्चित वृद्धि के फलस्वरूप उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, वह उसकी मात्रा में होने वाली वृद्धि के साथ कम होती जाती है। मतलब जैसे वो किसी कमोडिटी को यूज करता है, तो जब वो एक एडिशनल यूनिट को लिया करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has। यानी जैसे वो एडिशनल को लेता है किसी भी कमोडिटी में। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको भूख लगी हुई, आप रोटी खाना पसंद कर रहे हैं, पहली रोटी आपने खाई, आपको दूसरे के लिए यूटिलिटी बढ़ जा रही है, मतलब आप दूसरे के लिए ईगर हो गए, आपको दूसरा वाला रोटी तुरंत से चाहिए क्योंकि भूख अभी मिटी नहीं है। दूसरी रोटी खाई आपने, तीसरी रोटी आपको फिर तुरंत से चाहिए होगी, लेकिन तीसरी रोटी जब आप खा लेते हैं तो फिर चौथे वाले को आप लें तो पूरी तरह से भूख आपकी मिट जाएगी। अब उसके बाद कोई 5वीं रोटी आपको दे रहा है,
तो फिर आप उसे लेना पसंद नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती उसने अगर दे भी दिया तो अनमने ढंग से खाते हैं। तो ये जो यूटिलिटी आपकी जो ज़ीरो पे पहुँच गई है या फिर जो नेगेटिव में जा रही है, हम इसी को लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी में। मार्जिनल मतलब एडिशनल, आप जितना एडिशन उसमें मेड करेंगे, जितना आप एक्स्ट्रा आप उस कमोडिटी को यूज़ करेंगे, उस वस्तु को यूज़ करेंगे, वैसे-वैसे उसकी सैटिस्फैक्शन आपकी धीरे-धीरे कम होती चली जाती है। तो निश्चित वृद्धि के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति की अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, एडिशनल जो यूटिलिटी कहते हैं वो प्राप्त होती है और उसमें होने वाली मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ, यानी आप एक यूनिट को और लेंगे और लेंगे और लेंगे, तो धीरे-धीरे वो यूटिलिटी कम होती चली जाती है। पिछले लेसन में हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी आती है, उसके बाद वो नेगेटिव में भी चली जाती है। तो इसी थ्योरी को, इसी नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे-धीरे कम होती चली जाती है, घटती चली जाती है। ये लॉ फर्स्ट टाइम में एच.एच. गॉसन ने दिया था, इसे कहते हैं हम गॉसन्स फर्स्ट लॉ, और मार्शल ने भी इसकी वकालत की है बाद में। इस रूल को समझने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कब कहेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिमिनिश हो रही है। अगर अभी एक एग्जांपल मैंने लिया था कि आपको फूल गोभी पसंद है, आप कंटिन्यू उसको 3 दिन सुबह, दोपहर, शाम खाएँ, तो अगर हम उसे 3 दिन नहीं खाते, हम बीच में किसी और सब्जी को यूज़ कर लेते, तो क्या उसकी एमयू मार्जिनल यूटिलिटी कम होती? बिल्कुल नहीं। टाइम इंटरवल अगर किसी भी कंजम्पशन को दे दिया जाए, हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उसको अगर टाइम इंटरवल दे दिया कि आज खाएँगे फिर 4 दिनों के बाद खाएँगे, तो वो यूटिलिटी मेरी बनी रहेगी, ना कि वो खत्म होती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि कौन-कौन सी इसके कंडीशन है और कौन-कौन से इसके असम्पशन्स हैं, जिसको फॉलो करेंगे तभी ये एमयू का जो रूल है, एमयू का जो लॉ है, वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो सबसे पहली शर्त है क्या कि वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए, मतलब कंजम्पशन ऑफ गुड्स शुड बी कंटिन्यूअस, यानी कि आपको टाइम गैप नहीं देना है। किसी भी कमोडिटी के यूज़ में अगर एक रोटी अभी आप खा रहे हैं, फिर 15 मिनट के बाद दूसरी रोटी खाई, फिर आधे घंटे के बाद तीसरी रोटी खाई, तो भूख नहीं मिटना है। आपकी वो भूख मिटेगी ही नहीं और क्या आपका वो मार्जिनल यूटिलिटी भी कम नहीं होगा। मार्जिनल यूटिलिटी तभी कम होता है जबकि आप कंटिन्यू उसको यूज़ करते हैं, आप उसका कंजम्पशन जो होता है वो रेगुलर वे पे हो आपका। जैसे 3 दिन कंटिन्यू आपको सुबह, दोपहर, शाम फूल गोभी खानी पड़ेगी। ये नहीं कि आज मंडे आज खाया, फिर परसों खाया, ट्यूसडे वेडनेसडे को जाकर के। सेकंड जो इसकी शर्त है, वस्तु का उपभोग जो होगा वो उसकी इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। साइज ऑफ कंजम्पशन यूनिट्स शुड बी प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या हुआ? वस्तु की उपभोग की इकाइयों का आकार का मतलब क्या होता है? मतलब जो कंजम्पशन का जो यूनिट होता है, जैसे क्या है कि अगर आपको प्यास लगी हुई है, आप चम्मच से पानी पी रहे हैं। तो चम्मच से पानी पी रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी तो कभी भी कम नहीं होगी कि एक चम्मच आपने पिया फिर दूसरे के ऊपर और बढ़ जाएगी। हाँ, अगर आप चम्मच छोड़ करके ग्लास से पानी पीना पसंद करते हैं, तो एक ग्लास पीने के बाद आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो इकाई जो उसका जो यूनिट जो है, जो आप यूज़ कर रहे हैं वाटर, यहाँ पे पानी को आप जो यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कंजम्पशन जो हो वो स्टैंडर्ड कंजम्पशन होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब है यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए। हम जब खाना खाया करते हैं, हम जब रोटियाँ खाते हैं तो फिक्स है, लड़कियाँ 2 पे आके शांत हो जाती है और लड़के जो है 4 रोटियाँ कम से कम खाते हैं। किन्हीं का डाइट ज़्यादा है, 6-7 वो दे लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है क्या कि वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप इम्प्रॉपर वे पे काम कर रहे हैं, भूख लगी आधी रोटी मिली, भूख लगी है आधी रोटी मिली है, तो इस वे में आपका वो यूटिलिटी बढ़ता जाएगा, ना कि घटेगा। कई बार घर में बचपन के दिनों में ऐसा हुआ करता था कि अम्मा जब रोटी बनाती थी, तो 3-4 बच्चे एक साथ जब उसके बैठ गए हैं, तो एक को रोटी दिया, फिर उसकी बारी फिर दूसरे वाले को रोटी देगी, फिर वो तीसरे वाले को रोटी देगी, फिर चौथे वाले को रोटी देगी। तो पहला वाला जो है वो धीरे-धीरे खा रहा है ताकि चौथे वाले तक जब पहुँचे, तो फिर मेरे पास मेरा नंबर जब आएगा, तभी तो हमको मिल पाएगा। ऐसे में उसकी यूटिलिटी और बढ़ जाती है। या फिर 2 लोग जब एक ही थाली में बैठ के जब खाना खाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति ज़्यादा लिया, एक व्यक्ति कम लिया, तो इस कारण से वो प्रॉपर यूनिट में वो नहीं ले पाते, जिसके चलते और भी आप खा लेते हैं अच्छे से। तो ये कुछ बातें होती हैं जिसमें कि शर्त जो है वो भंग हो जाता है। उसमें एमयू आपका कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता चला जाएगा। तो एमयू को कम होने का कम एमयू के कम होने की जो शर्त है वो ये है कि वस्तु की जो उपभोग होनी चाहिए, यानी कि कंजम्पशन का जो साइज़ होना चाहिए,
वो प्रॉपर होना चाहिए, इम्प्रॉपर ना हो। फिर सभी वस्तुओं की इकाइयाँ, बनावट, आकार, उनमें एक समानता होनी चाहिए यानी समरूपता होनी चाहिए। ऑल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस या फिर एक रूप, समरूप का मतलब ये होता है कि अगर आपने रोटी खाई तो एक रोटी बहुत छोटी-सी, फिर दूसरी वाली थोड़ी-सी बड़ी-सी, फिर उसका और बड़ा-सा, फिर और बड़ा-सा, ऐसे उसका रेडियस या डायमीटर बढ़ाते हुए, घटाते हुए नहीं करना है। आपका एक निश्चित आकार फिक्स कर दिया, निश्चित बनावट फिक्स कर दिया, उसी के अकॉर्डिंग आप जब लेते हैं तो ये एमयू डिमिनिश होता है। फिर अगली बात है कि वस्तु के उपलब्ध स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर होना चाहिए, मतलब प्राइस ऑफ अवेलेबल सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स शुड बी स्टेबल। सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूट का मतलब है क्या कि हमारे पास उस कमोडिटी को छोड़ के कोई और कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल है या हमारे पास अवेलेबल हो, तो जब हम इसको छोड़ के अगले वाले के ऊपर चले जाते हैं तो फिर हमारी एमयू घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। इस एग्जांपल को समझेंगे, जैसे कि चाय और कॉफ़ी, ये आपस में सब्स्टिट्यूट है। आप चाय के बदले कॉफ़ी यूज कर सकते हैं, कॉफ़ी के बदले आप चाय को यूज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अभी सुबह-सुबह के टाइम में चाय पी रहे हो, आप फिर शाम में कॉफ़ी पीते हो, तो ये जो टेस्ट जो आपका बदला, वो आपके एमयू को घटाएगा नहीं बल्कि बढ़ा देगा। एमयू को घटाता नहीं है बल्कि वो बढ़ा ही देता है। सिंपल सी बात है कि अगर आप 2 अलग-अलग सब्स्टिट्यूट को यूज़ कर रहे हैं, चाय को कॉफ़ी के साथ आप अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं, चीनी को गुड़ के साथ आप अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं, कभी आप गुड़ के साथ खा रहे हैं, कभी आप चीनी डाल के खा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका वो एमयू घटता नहीं है बल्कि वो कांस्टेंट या फिर वो बढ़ जाता है। एमयू के लिए हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो असम्पशन है उसमें अगला है, उपभोक्ता की आय और उपभोग की प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। मतलब उसकी जो इनकम है एंड प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो है ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। इनकम रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है बाय चांस, किसी की 10,000 सैलरी है तो वो कई चीज़ों को उस समय ले नहीं पाएगा, उसको कंज़्यूम नहीं कर पाएगा, खरीद नहीं पाएगा। और अगर सैलरी उसकी दुगनी या तिगुनी हो जाती है, उसके इनकम में जब इनकम उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उन कमोडिटीज़ को जो पहले नहीं यूज़ कर सकता था, वो उसको लेना पसंद करेगा। और जब वो उसको लेगा, तो पहली वाली कमोडिटी को वो छोड़ देगा। और पहली वाली कमोडिटी के छूटने के चलते उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो स्थिर हो जाएगी, वहीं पे रह जाएगी, वो एकदम से कम नहीं होगी। तो उसके इनकम को मानना पड़ेगा कि फिक्स है, इनकम उसका नहीं बढ़ा हुआ है, इनकम एकदम कांस्टेंट रखना पड़ेगा हमको। और जहाँ तक प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है कि जब हम नए चीज़ों को जब पहली बार जब यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हमारी जो कंजम्पशन की जो प्रोपेंसिटी है, यानी उसको कंज्यूम करने की जो इच्छा है, वो और बढ़ती चली जाती है। फर्स्ट टाइम में जब आप मोबाइल पर व्हाट्सएप या फेसबुक को इंस्टॉल करते हैं, तो उसको यूज़ करना बहुत अधिक अच्छा लगता है। बार-बार, बार-बार, बार-बार उसको यूज़ करते हैं। फिर बाद में ये स्थिति हो जाती है कि आप उस फेसबुक को या उस व्हाट्सएप को दिन में 1 या 2 बार भी आप नहीं देख पाते होंगे अच्छे से। कई बार मैसेज आपके पड़े होते हैं। तो उसकी अच्छा क्यों हुआ ऐसा? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आप जब यूज़ कर रहे थे बार-बार, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सैटिस्फैक्शन आपका डाउन होता चला गया। एमयू आपकी गिरती चली गई। तो अगर आपके प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन में अगर चेंज नहीं आएगा, आप व्हाट्सएप, फेसबुक को ही चलाते रहेंगे कई दिनों तक, तभी ये जाकर के एमयू उसका कम होगा। अदरवाइज़ कभी एक बार आप स्टार्टिंग में फेसबुक चला लिए, फिर बाद में व्हाट्सएप चला लिए, फिर से फेसबुक पे आ गए, तो ऐसे वो कभी भी वो चेंज नहीं होता है, वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा फिर एमयू। फिर कहा कि उपभोक्ता के फैशन में, रुचि में, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब नो चेंज शुड टेक प्लेस इन फैशन, नेचर एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो इसमें अगर चेंजिंग हो जाती है, जैसे फैशन, फैशन अगर चेंज हुआ और हमें नए वाले फैशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना है, तो फिर तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी वो चेंज नहीं होगी, वो डिमिनिश नहीं होगा। फैशन का मतलब क्या होता है? अगर मान लिया जाए कि एक मंकी वॉश जीन्स निकला हो और मंकी वॉश जब जीन्स निकला तो उसे लोग पहनना पसंद किए और पहनते, 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 पहनते इरिटेट हो गए कि जीन्स जल्दी फटता नहीं है। इरिटेट जब हो गए, नए फैशन में वो जा नहीं सकते। अगर वो नए फैशन में वो नहीं जाएँगे, दूसरे वैरायटी के जीन्स को वो नहीं पहन पाएँगे, तो उस जीन्स से उनकी यूटिलिटी पूरी गेन हो गई, सैटिस्फैक्शन पूरा खत्म हो गया।
जीरो हो गया, अब वो नेगेटिव में जाएगा, यानी कि अब उसे किसी भी तरीके से पहनना पसंद नहीं करेंगे। जब उसके इंटरेस्ट में या फिर उसके टेस्ट में जब चेंज आता है, जब उसके इंटरेस्ट में या फिर टेस्ट में चेंज आ जाती है, तो एमयू का सिद्धांत वहाँ पे काम नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी वहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उसका नेचर चेंज होगा, जैसे ही उसकी रुचि चेंज होगी, उसका टेस्ट चेंज होगा, वो दूसरे कमोडिटी के ऊपर जंप करेगा, ना कि उसी पहले वाले पे बना हुआ रहेगा। एमयू तभी फॉलो करेगा ये रूल को जबकि उसके टेस्ट में और उसके बिहेव में, उसके इंटरेस्ट में कभी चेंज ना हो। अगर किसी को कोई ग्लैमर चलाता हो और ग्लैमर चलाने के साथ साथ वो अचानक से एक दिन राजदूत पकड़ के चलाना शुरू कर दे, रॉयल एनफील्ड चलाना शुरू कर दे, तो अब जो है वो ग्लैमर को देखना पसंद नहीं करेगा, ग्लैमर को चलाएगा भी नहीं, और उसके लिए एक नया टेस्ट बन गया, एक नया इंटरेस्ट उसमें जग गया। तो ऐसी स्थिति में डीएमयू का रूल काम नहीं कर पाएगा, उसकी डीएमयू गिरेगी नहीं बल्कि डीएमयू बढ़ जाएगी उसकी। नेक्स्ट है कि एक समय विशेष पर एक व्यक्ति की एक ही आवश्यकता का अध्ययन किया जा सकता है, सामूहिक आवश्यकताओं पे ये रूल लागू नहीं होता है। ओनली वन नेसेसिटी और वांट ऑफ अ कंज्यूमर कैन बी स्टडीड एट एनी पर्टिकुलर टाइम। इन केस ऑफ कलेक्टिव वांट्स दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। हम यहाँ पे सिर्फ एक कमोडिटी की बात करेंगे, उसी कमोडिटी को लेके चलेंगे, किसी और कमोडिटी, किसी और वस्तु को यहाँ पे यूज नहीं करना है। सिंगल एक कमोडिटी हमारी होगी, सिंगल कमोडिटी के केस में डीएमयू फॉलो कर पाएगा रूल को, अदरवाइज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल फॉलो नहीं हो पाता है। अब इस चीज को हमने एक डायग्राम के रूप में समझाने की कोशिश की। हम यहाँ पे यूनिट ले रहे 1 2 3 4 5 एंड 6, और हमारी एमयू जो है वो 20 16 10 4 0 एंड -6 होती चली जा रही है। तो जब इसका फिगर बनेगा, इसका जब हम ड्रॉ करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि एमयू का एक कर्व नीचे आ रहा है, और जहां पर ये 5 पे 0 हो गया, 5 पे जब ये 0 हो गया तो हम इसे कहेंगे कि ये 0 एमयू है, और उसके नीचे का एरिया नेगेटिव एमयू, यानी कि नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पे वो शो करेगा। एमयू हमारा वो धीरे धीरे डाउन होता है, इसलिए हमारी जो थ्योरी है, हमारा जो रूल है, हम जो लॉ पढ़ रहे हैं, वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एडिशनल आप अगर लेते हैं यूनिट को तो हमारी एमयू गिरती है और घटते 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 0 पे जाना होता है उसे, और फिर वो नेगेटिव में आ जाता है। ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपका वो एमयू 0 हो जाता है, हम उसे सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं, या कह सकते हैं सिंपल टर्म में कि हमें यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है यानी कि भूख लगी है तो भूख खत्म हो गया, प्यास लगी है तो प्यास खत्म हो गया। इसके बाद अगर आपको और एक गिलास पानी दिया जाता है तो आप उसे पीना पसंद नहीं करेंगे, और अगर आपको ज़्यादा रोटी दी जाती है 4 के बाद 5 के बाद, यानी भूख मिटने के बाद आपको एक और रोटी दिया जाता है, तो आप उसे ज़बरदस्ती लेते हैं, जिसका कि एमयू आपको मिल नहीं पाता है और वो नेगेटिव। जहाँ तक हम बात करें कि यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर पाना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी मार्शल ने एक थ्योरी दी और कहा कि हम इसे यूटिल में मापेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कार्डिनल होगा, कार्डिनल दैट कैन बी मेजर्ड, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो। हालांकि ये क्वालिटेटिव अप्रोच है, सेटिस्फैक्शन क्वालिटी पे बेस्ड होता है, लेकिन फिर भी इसको हमने यहाँ पे यूटिल पे लिया हुआ, यूटिल पे मेजर किया हुआ है, ये मार्शल का कहना है। तो ये तो था फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन। अभी हम पढ़ेंगे गॉसन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में हमने जैसे फर्स्ट वाले लॉ में पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती है, धीरे धीरे गिरती चली जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है, या फिर सीमांत उपयोगिता के प्रयोग द्वारा हम उपभोक्ता का संतुलन कैसे करेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को देख करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब कहा जाएगा, या फिर हम कब कहेंगे कि हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गई है। मार्जिनल यूटिलिटी कब इक्विलिब्रियम पे आ गई है, या फिर कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम है, हम इस लॉ को देखेंगे अभी। इसे हम गॉसन्स का सेकेंड लॉ भी कहा करेंगे।
इसमें स्टेटमेंट क्या है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम यह स्पष्ट करता है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई रुपये की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताएं आपस में बराबर हो जाएं। ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द कंज्यूमर will distribute his money income between the various goods in such a way that the utility derived from the last rupee spent on each good is equal। इसका मतलब क्या हुआ, हम पढ़ रहे हैं सम सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी की इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हम ये समझते हैं क्या कि अगर एक सेकेंड गुड्स को हम ऐड करेंगे यानी कि सेकेंड कमोडिटी को हम अगर लेंगे, मतलब एक एडिशनल हम एक और कमोडिटी को लेंगे तो हमारी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती चली जाती है। लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगी यानी कि वो कम होगा तो उसको इनकम के बेस पे कैसे लेंगे वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे इसने कहा कि वो दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन द वेरियस गुड्स, अलग अलग गुड्स पे जब वो अपने इनकम को खर्च करेगा, कैसे, तो इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम लास्ट रुपी स्पेंट ऑन इच गुड इज इक्वल, यानी कि अगर उसे 2-3 सामान एक साथ खरीदना हो और 2-3 सामान का रेट वेरी कर रहा है, उसे जींस भी लेना है, उसे शूज़ भी लेना है, तो मान ली जाए कि 2000 के जींस को उसने पसंद किया और एक ऐसा ही सेम 2000 का ही उसने एक शू पसंद किया। तो अब है क्या कि वो चाहेगा इसको बार्गेन करना, तो वो उसने कहा कि नहीं 1800 रुपये हम देंगे भैया जींस के। दुकानदार मान भी गया क्योंकि उसको वो मार्जिन में आ गया था। तो जब 1800 रुपये 2000 के जींस को उसने जब 1800 रुपये पे लिया, इसी प्रकार से शूज़ को उसने 2000 के बदले जब वो 1700 में जब वो ले रहा है, 1700 में जब वो ले रहा है, तो उसकी यूटिलिटी जितना वो रुपया उस पर खर्च करेगा उसी को मान लेगा कि इतना सेटिस्फैक्शन हमको मिला। जितना रुपया वो खर्च करेगा, फिर से एक बार सुने ध्यान से, लास्ट रुपी स्पेंट ऑन इच गुड इज इक्वल। इसके पहले हमने जो पढ़ाई करी थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी उसके यूज पे था, उसके कंजम्पशन पे था, लेकिन यहाँ कंजम्पशन को फोकस करेंगे, साथ में इनकम को लेकर के चलेंगे। जितना वो गुड्स के ऊपर पैसे को खर्च करेगा, जितना अपने इनकम को स्पेंड करेगा उसके ऊपर, वो मान लेगा कि सेटिस्फैक्शन उतना ही मिला। कई बार क्या होता है, हम जब बाजार जाते हैं वहां से कोई सामान खरीद के लेके आए, चलो भैया 1700 का एक शू, तो एक शू वो हम जब खरीद के लेके आते 1700, घर पे जब आए लोगों ने देखा, कहा कि भाई अरे बेवकूफ कौन सा तुम क्या खरीद के लेके आए, ये तो 1700 का नहीं है, ये तुम्हारा 1500 में आ जाता, हम दिलवा देते तुमको। तो फिर हम क्या कहते, हम वहां पे ये कहते हैं कि चलो भैया 3 महीना भी 4 महीना भी चला, मेरा पैसा वसूल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सेटिस्फैक्शन हमने जो वहाँ पे लिया 1700 पे, तो वही था कि हम अपने इनकम को कितना उस पर खर्च करते हैं और वहाँ उस सेटिस्फैक्शन को मान लेते हैं, इतना ही हमको सेटिस्फैक्शन मिला है। हालांकि हमारे दिमाग में भी दैट टाइम में बात आ जाती है कि हो सकता है कि हमने गलती खरीद लिया हो, लेकिन मन को तसल्ली ये बोल करके दे देते हैं कि नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना महीना चल जाएगा, मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लेते हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है इनकम के बेस पे कब कहेंगे कि हम इक्विलिब्रियम पे हैं, यानी कि हमारी MU 0 हो गई है, हम सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं। अगर लिप्से को देखा जाए एक इकोनॉमिस्ट, तो लिप्से के अकॉर्डिंग कहा कि एक उपभोक्ता जो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है वह विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय का बंटवारा करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च होने वाली अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता बराबर हो। The household maximizing its utility will so allocate its expenditure between commodities that the last unit spent on each is equal। यहाँ पे फिर वही बात कही जा रही है कि आप जो खर्च करेंगे अपने एक्सपेंडिचर को अलग अलग कॉमोडिटीज पे, तो आप जो लास्ट यूनिट जो खर्च करते हैं ये वो इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या कि आपने जो पैसे उस पर खर्च किए हुए हैं, आप जितना बढ़ाएंगे अपने खर्चे को, उसको मान लेंगे कि यही मेरा सेटिस्फैक्शन है। तो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। अब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जैसा कि हम बार बार देख रहे हैं कि एडिशनल यूनिट ले रहे हैं और हमने कहा कि 2 चीज़ों को खरीदना है या एक ही चीज़ को खरीदना है,
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि जब हम किसी सिंगल कमोडिटी को यूज़ करेंगे, यानी एक वस्तु को जब परचेज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तब की स्थिति क्या होगी, और दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब हम यूज करेंगे तब हम कैसे कहेंगे कि हम इक्विलिब्रियम पे हैं। इक्विलिब्रियम मैं आपको फिर से बता दूं, जब कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर लेता है, यानी कि जब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेंड करता है, तब हम कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। तो अभी हम ये समझ रहे हैं क्या कि इनकम या एक्सपेंडिचर को लेकर के कब कह सकते हैं कि हम इक्विलिब्रियम पे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, अभी जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। 2000 का आपको जींस पसंद आ रहा है, आपने बार्गेनिंग करी और कहा क्या कि नहीं 1500, माना नहीं वो क्योंकि उसका मार्जिन नहीं आ रहा था, ले दे करके मामला 1800 पे डन हो जाता है। अब इसमें ये देखेंगे व्हाट कंज्यूमर रेडी टू पे और व्हाट ही एक्चुअली पेज। फिर से समझे, व्हाट कंज्यूमर रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। वो कितना पे करना चाहता है ओरिजिनली और उसने कितना पे किया, जब इन दोनों को मिला करके देखेंगे तभी हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। व्हाट ही रेडी टू पे, 2000 का जींस जब उसे पसंद आया होगा, सिंपल सी बात है वो 2000 पेमेंट करना चाह रहा होगा। व्हाट ही एक्चुअली पे, तो उसने 1800 पे किया, क्यों, क्योंकि वो बार्गेन कर चुका है। तो अगर वो रेडी टू पे और एक्चुअली पेज दोनों बराबर हो जाते हैं तो कहा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे था। इक्विलिब्रियम पे था मतलब कि वो जो स्पेंड करना चाहा उसने वो स्पेंड किया। 2000 तक करना चाह रहा था, 1800 पे उसने पेमेंट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसको सहूलियत हो गई। तो इसे कहेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आइए अब देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि अगर सिंगल कमोडिटी का यूज करते हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा। एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो यहाँ पे कहा कि सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम के अनुसार इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तुष्टि गुण यानी कि यूटिलिटी, सीमांत तुष्टि गुण यानी सीमांत उपयोगिता। कभी कभी ऐसे वर्ड वो लिख दिया करता है, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एग्जाम के टाइम में, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया ताकि आप समझ सके कि कभी कभी उपयोगिता को हम तुष्टि गुण भी लिख सकते हैं। तो सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम के अनुसार वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है, जबकि दूसरी ओर इस नियम की मान्यताओं के अनुसार उन इकाइयों के बदले में दी जाने वाली कीमत स्थिर रहती है, अर्थात मुद्रा की उपयोगिता स्थिर रहती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल satisfaction, utility obtained from consumption of every additional unit of that commodity decrease. On the other hand, as per the law, price paid on lieu of these units remain constant और utility of money remain constant. लॉ ये कहना चाह रहा है कि जब हम सिंगल कमोडिटी को यूज करते हैं और उस कमोडिटी का कोई अगला यूनिट भी यूज करते हैं, किसी भी एक कमोडिटी को लिया फिर एक और ले लिया उसी को, तो हमारी जो यूटिलिटी है धीरे धीरे घटती तो जाती है, लेकिन हम जो पैसा उसके ऊपर जो खर्च करते हैं वो स्थिर बनी होती है, मतलब हम उतना ही खर्च करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक बात होती है कि नहीं चलो समोसा खाते हैं जी, चलो, तो समोसा खाने के टाइम में क्या है कि अगर एक समोसे की कीमत आपकी 8 रुपये की आ रही हो तो आप 2 समोसे खा रहे फर्स्ट स्टेज पे, 2 समोसे आपने खाए, आपको लगा कि नहीं एक और समोसा लेना चाहिए, तो एक और समोसा, टोटल देखे तो 3 समोसे आपने लिए, पहले 2 और अभी का 1। आपने पैसे कितने खर्च किए, 8 रुपये पहले वाले पे 16 रुपये खर्च किए और बाद में एक और समोसा लिया तो उसके ऊपर 8 रुपये खर्च किए। अब आप इसी एग्जाम्पल में देखिए कि आपने एक और यूनिट लिया, DMU घट रही है, आप चौथा समोसा खाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन पैसे कितने खर्च हुए, वही 8 रुपये ही खर्च हुए आपके। तो वही इसमें कहना है क्या कि हम एडिशनल यूनिट को तो लेंगे, DMU गिरेगा, वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई, हम एक और समोसा लेना पसंद करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी घटती जाती है, लेकिन मुद्रा की उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी कि कीमत जो हम देंगे इकाइयों के बदले दी जाने वाली कीमत स्थिर रहती है। पैसा जो हम पे कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। हम 8 रुपये समोसा पहले भी लिए, 8 रुपये अभी भी लिए,
हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है लेकिन वो पैसा उसको देना उतना ही है, वो कम नहीं होगा। ये नहीं कि 8 के बदले वो 5 लेगा। अच्छा, 3 के बाद चौथा समोसा आपने खाया, अब आपको एकदम से मन नहीं कर रहा है, पेट में जगह नहीं, या फिर जो भी कारण हो, तो आप अगर ये कहेंगे कि नहीं ये समोसा हम ज़बरदस्ती खाए हैं, तो क्या उस समोसे का पेमेंट नहीं करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। आपको उसके एक 8 रुपया और देना पड़ेगा, उसके लिए 8 रुपीज़ आपको और पे करने पड़ेंगे, नो डाउट। आप समोसा खाए, 4 समोसा ले लिया आपने और आपको प्रत्येक समोसे पे 8-8 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें कहा क्या कि जो भी हम पैसा उसके देंगे, दोज़ यूनिट्स रिमेन्स, प्राइस पेड इन लिeu ऑफ दोज़ यूनिट्स रिमेन कांस्टेंट और यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। तो इसको ऐसे दिखाएंगे कि mu ऑफ x इज इक्वल mu ऑफ m, यानी x मतलब x का मतलब हो गया यहाँ पे कमोडिटी, यानी जो कमोडिटी आप यूज करेंगे उसकी सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, उस कमोडिटी के ऊपर जो हमने मनी स्पेंड किया है, फॉर मनी, वो जो मनी स्पेंड किया वो उसके इक्वल होना चाहिए। मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, उस वस्तु की mu सीमांत उपयोगिता उसके मनी के सीमांत उपयोगिता के इक्वल होना चाहिए। mu ऑफ x इज इक्वल mu ऑफ m, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m। आप जो पैसे खर्च करेंगे उसके ऊपर आप मानेंगे सेटिस्फैक्शन हमको उतना ही मिला है। आगे क्या कहा, एक उपभोक्ता को वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदनी चाहिए जिससे कि वह मुद्रा के रूप में वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए। यही उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होगा। अ कंज्यूमर शुड बाय दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी फॉर विच मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड्स इन फॉर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड्स। ऊपर जो हमने बात कही है वही यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है कि अगर आप जो भी कमोडिटी आप यूज करें, जो भी आप परचेज कर रहे हो, तो मनी के रूप में आपने जो दिया हुआ बस मान लेंगे कि वही मेरा यूटिलिटी है और वही मेरा सेटिस्फैक्शन है और वही मेरा इक्वल सेटिस्फैक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम वहीं पे हो रहा है। व्हाट ही रेडी टू पेज एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, वो क्या खर्च करना चाहता है और वो क्या खर्च करता है। तो अगर ये दोनों हमारे आ जाते हैं सामने तो हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। यदि उपभोक्ता संतुलन बिंदु के बाद एक और अधिक इकाई खरीदेगा तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार वस्तु की अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता घटेगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और आ रहा है। इफ कंज्यूमर बाइज वन मोर यूनिट आफ्टर इक्विलिब्रियम पॉइंट, mu ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड विल डिक्रीज एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग mu। हम हमेशा इसी चीज को पढ़ रहे हैं, हमेशा इस चीज को बताया जा रहा है कि आप जैसे जैसे एडिशनल यूनिट लेंगे वैसे वैसे mu आपकी घटती चली जाएगी। तो जहां पे आप इक्विलिब्रियम पे आ गए, रेडी टू पेज एंड एक्चुअली पेज, आपने उस कॉन्सेप्ट को देख लिया। आपके कमोडिटी की mu आपके द्वारा पे किए गए प्राइस की जो mu है उसके इक्वल है। उसके बाद भी अगर एक और यूनिट आप परचेज करना चाहते हैं तो फिर वहां गिरेगा DMU, फिर वहां मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश ही होगा। समोसे के एग्जाम्पल में 3 के बाद 4 लेते हैं तो भी आपका यूटिलिटी गिरेगा। हालांकि 3 पे सेटिस्फैक्शन आपका पूरा वो हो गया था, आप 3 पे कंज्यूमर हैं, आप 3 पे इक्विलिब्रियम स्टेट कर चुके थे, लेकिन आपने चौथा लिया और DMU नीचे, पांचवा कोई जबरदस्ती दे दे तो फिर DMU और नीचे जाएगा और ऐसे करते करते वो नेगेटिव तो जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि इसके विपरीत यदि उपभोक्ता अपने संतुलन बिंदु से एक इकाई कम खरीदेगा तो वस्तु की कीमत के रूप में दी जाने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अधिक होगी। फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा प्राप्त कुल उपयोगिता अधिकतम उपयोगिता से कम हो जाएगी। On a contrary, if a consumer buys one unit less than his equilibrium point, price paid for the good will have higher marginal utility than the marginal utility of a money. As a result, total utility obtained by consumer will be less than the maximum utility. कॉन्सेप्ट क्या है, हमने अभी जस्ट देखा कि हमने 3 पॉइंट के ऊपर अभी गौर किया। एक तो कि हम इक्विलिब्रियम को स्टेट कर रहे हैं, व्हाट ही रेडी टू पेज, व्हाट ही एक्चुअली पेज, हमने पिछले एग्जाम्पल में भी कहा। फिर दूसरा हमने पॉइंट देखा अभी जस्ट इसके पहले वाला पॉइंट था कि अगर हम एक और एडिशनल यूनिट, इक्विलिब्रियम पॉइंट 3 समोसा खाने के बाद हमारी पूरी सेटिस्फैक्शन हो गई है, हम 0 mu पे आ गए हैं और फिर भी हमने एडिशनल एक और जबरदस्ती चौथा ले लिया, तो चौथा लेने से क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम से भी आपका DMU नीचे गिरेगा ही गिरेगा उस स्थिति में।
अब तीसरी बात ये हो रही है क्या कि अगर हम उससे एक कम ले तब क्या होगा? अगर हम उससे कम लेते हैं, जैसे अगर 3 पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, हम 2 ही खाएंगे, क्या दिक्कत है? तो वैसी स्थिति में क्या होगा? तो वो कहता है एज ए रिजल्ट टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय कंज्यूमर विल बी लेस देन द मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी उस समय ज़्यादा हो जाएगी और टीयू उस समय कम हो जाएगा। टीयू उस समय कम हो जाएगा और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी उस समय ज़्यादा रहेगी। कैसे? 3 पे भूख मिटना था, 3 पे आपका मन आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने 2 को ही लिया। अब मन में बना हुआ यार एक और मिलता, मज़ा आता। खाना के टाइम में अगर 2 रोटी से आपकी भूख नहीं मिटी, 3 रोटी से मिटने वाली है, तो तीसरी रोटी आप लिए नहीं। अब 2 रोटी पे आप आकर के अटक गए, आपको लगा कि नहीं यार एक और लेते तो थोड़ा अच्छा था यार, भूख मिट जाती अच्छे से। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक कम लेते हैं, टीयू कम रहेगा और एमयू उस समय ज़्यादा हो जाएगा। एमयू मतलब कि आप उसको और लेना चाह रहे हैं या फिर नहीं लेना चाह रहे, यही शो करता है एमयू कि एक एडिशनल मुझे लेना है कि एडिशनल मुझे नहीं लेना है। और अगर एडिशनल लेना है अच्छी बात है, नहीं लेना है तो भी अच्छी बात है। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यूनिट दिए हुए हैं 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। एमयू ऑफ एक्स, एमयू ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि जो यूटिलिटी हम, जो कमोडिटी हम यूज करेंगे उसका यूटिलिटी एमयू क्या है। और पी ऑफ एक्स या फिर एमयू ऑफ एम ये दिखाता है कि फिर उस पर जो हमने पैसे खर्च किए उस यूनिट पे, तो वो क्या रहा। फिर से यहाँ पर यूनिट है, हमने 1 to 6 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम उस कमोडिटी को देख रहे हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है उसको यूज करने से, और फिर हमने प्राइस कितना स्पेंड किया। अभी हमने देखा, अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि ईच रुपी स्पेंट ऑन इट बी इक्वल, यानी हम जो उसके ऊपर पैसे खर्च करेंगे वो इक्वल होना चाहिए। समोसा के केस में 8 रुपये पर समोसा होना चाहिए, यहाँ पे 20 रुपीज़ है। वो कमोडिटी आप एक खरीदते हैं तब भी 20, 2 खरीदेंगे तब भी आपको एडिशनल में 20 ही देना पड़ेगा, 3 खरीदेंगे तब भी एडिशन में, ये एडिशनली बात हो रही है कि हम एक्स्ट्रा खरीदेंगे तब भी हमको 20 रुपया अलग से देना पड़ेगा। ये नहीं कि 3 खरीदेंगे तो 3 का भी 20, 3 का ही 20 रुपया है, मतलब कि ऐसा नहीं। 20 अगर 3 आपका है, 3 पीस आप अगर खरीदते हैं तो 60 आपको यहाँ पे लगेगा। 20 एक यूनिट का है, 20 आपका वो 3 यूनिट का नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाया गया है एमयू ऑफ एम। एमयू ऑफ एम का मतलब है क्या कि हमने जो एडिशनल प्राइस जो दिया, कोई भी कमोडिटी थी 20 रुपये की, हम एक और खरीदेंगे तब 20 रुपये देना पड़ेगा, हम एक और खरीदेंगे तब 20 रुपये। भले वो काउंटिंग हो रही है 1 2 3 की कि नहीं, हम 3 यूनिट लिए हैं, भैया आप 3 यूनिट लिए होंगे लेकिन आपने एक्स्ट्रा में 20 रुपया ही दिया, तो वो यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई। अब देखते हैं कि एक्सेस ऑफ यूटिलिटी सेक्रीफाइस्ड, यानी देखते हैं एमयू ऑफ एक्स यहाँ पे 40 है, यहाँ पे एमयू ऑफ एम 20 है, तो 40 20 20, यानी कि इसका मतलब आप एक्सेस दे रहे हैं, सेटिस्फेक्शन आपको एक्सेस मिल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस। 35 सेकेंड यूनिट आप लेते हैं, उस पर आपको 35 मिलता है यूटिल, आपकी यूटिलिटी कम हो जा रही है, प्राइस वही है 15 का एक्सेस यूटिलिटी। फिर थर्ड पे 30 आपका यूटिल हुआ, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम यूज करेंगे वैसे वैसे मेरी यूटिलिटी कम होती जाएगी, एमयू खासकर। तो ये थर्ड जब हम यूनिट को लेंगे तो 30 यूटिल हमको मिला, लेकिन प्राइस स्पेंट आपका वही 20 ही है। तो इस केस में आपके पास एक्सेस यूटिलिटी आपको दिया जा रहा है 10 का, 25 20, तो 5 एक्सेस है। लेकिन फिफ्थ वाले केस में जब आप एमयू आपकी 20 पे आती है, 20 पे आती है और प्राइस भी 20 होता है, तो हम कहते हैं कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। यही स्टेज है, यही स्टेज है जहां हम कहेंगे कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट ही रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। एमयू ऑफ एक्स इज इक्वल एमयू ऑफ एम, एमयू ऑफ एक्स इज इक्वल एमयू ऑफ एम। इसके बाद अगर वो बढ़ता है तो माइनस में, यानी कि डीएमयू निगेटिव हो गया। ये 3 कॉन्सेप्ट जो पढ़े आप इस टेबल में समझ सकते हो उसको आसानी से। यहाँ पे 20 और 20 हो गया, दैट मीन्स कि ये इक्विलिब्रियम को स्टेट कर रहा है, व्हाट ही रेडी टू पे व्हाट ही एक्चुअली पेज, यानी एमयू ऑफ एक्स इज इक्वल एमयू ऑफ एम। अच्छा, इससे पहले जो मैंने थ्योरी आपको बताई जिसमें कि हम जो हमें यूज करना है उससे हम एक कम लेंगे, पैसे उतने ही लगेंगे, लेकिन मेरी मार्जिनल जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी और एमयू हमारी बढ़ जाएगी। ये तीनों इसमें आप समझ सकते हैं आसानी से।
आप पहले उन पॉइंट्स को सुने जा करके फिर ये टेबल को आप देखने की कोशिश करें, इस टेबल को उतार लें और पॉइंट को जस्टिफाई करें, आपको वो ईजिली समझ में आ जाएगा। और अगर कर्व के बेस पे हम लेना चाहें तो कर्व यहाँ पे हमें शो करेगा, हमारी एमयू धीरे धीरे गिरती चली जा रही है और प्राइस चूंकि फिक्स है इसलिए इसका स्ट्रेट लाइन गया हुआ है हॉरिजॉन्टली। तो आप देख सकते हैं कि ये सीधा यहाँ 20 ऐसे गया और इस लाइन को हमने कहा है एमयू ऑफ वाई, या फिर इसे कहेंगे एमयू ऑफ एम, या इसे कहेंगे प्राइस ऑफ एक्स। ये जो सीधा लाइन जा रहा है हॉरिजॉन्टली। और फोर्थ वाले पे ये था आपका 25, ऊपर के टेबल में है। फिफ्थ वाले में ये आपका है 20 और सिक्स्थ वाले में ये आ जाता है 15। तो ये एमयू आप जैसा देख रहे हैं कि नीचे की ओर आ रहा है। और अगर ये मेरा 20 पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, टेबल को देख के आप समझे कि कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। अगर ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे बन जाता है तो इसके पहले का जो सिचुएशन होगा, ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं ये लॉस है। लॉस यहाँ पे इसीलिए हम कह सकते हैं क्योंकि हमारा एमयू जो है वो हो जा रहा है ज़्यादा और मेरी प्राइस जो हो जा रही है वो है कम। और नीचे के स्टेज पे हम आएंगे तो हम यहाँ पे भी लॉस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस ज़्यादा लग रहा है, एमयू कम मिल रहा है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को स्टेट करना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आप यहाँ पे हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन दोनों केसेस में जो आप शेडेड रीजन देख रहे हैं ये लॉस की स्थिति होगी। कहीं पैसा ज़्यादा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है, और कहीं पे पैसे कम लग रहे हैं, सेटिस्फेक्शन आपका ज़्यादा हो जा रहा है। इन दोनों स्टेजेस को हम नहीं मानते इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि दोनों इक्वल होना। एमयू ऑफ एक्स इज इक्वल एमयू ऑफ एम, यानी जो हम उसके ऊपर प्राइस स्पेंड कर रहे हैं वो और जो उसकी यूटिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये बात हुई सिंगल कमोडिटी केस पे कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कमोडिटी हम यूज करेंगे तो उस एक कमोडिटी के ऊपर हमारी इक्विलिब्रियम कैसे स्टेट करेंगे। प्राइस में कोई चेंज नहीं होगी इन द केस ऑफ सेम प्राइसेस ऑफ वेरियस कंजम्पशन, यानी प्राइस आपकी चेंज नहीं होनी है और उसी प्राइस पे आप मोर देन 2 कमोडिटी यूज कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में उपभोक्ता का संतुलन बिंदु उस दशा में स्थापित होगा। ऐसी दशा में उपभोक्ता का संतुलन बिंदु उस दशा में स्थापित होगा उपभोग की प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी। इन दिस केस also consumer will be in equilibrium at a point where the marginal utility of last unit of each consumption, last unit of each consumption का मतलब है कि आप MU में नीचे आते जा रहे हैं, should be equal to marginal utility of money। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, MU of x is equal MU of y, और यही जाएगा तो MU of m हो जाएगा। मतलब आप सिंगल कमोडिटी को यूज कर रहे थे पिछले वाले में, अभी डबल कमोडिटी को यूज करेंगे, मतलब एक है x दूसरा है y। तो फर्स्ट केस में जब सेम प्राइस हो तो दोनों की यूटिलिटी भी सेम होगी। या फिर 3 कमोडिटी यूज कर रहे हैं, MU of z आप ले लें, 4 कमोडिटी यूज कर रहे हैं, MU of p ले लें, यहाँ पे हमने 2 लिया हुआ है, MU of x यानी x नाम की एक कमोडिटी उसका है MU और y नाम की कमोडिटी उसका MU, ये दोनों अपने प्राइस के इक्वल रहेंगे। मतलब अभी जस्ट हमने जो पीछे जो बताया वही चीज़ यहाँ पे है, बस वहाँ पे सिंगल कमोडिटी था, यहाँ पे डबल कमोडिटी है, MUX MUY वो इसके प्राइस के इक्वल होंगे। इनकेस हमारे पास ये हो जाए कि डिफरेंट प्राइसेस हों और उस पर हम अलग अलग कंजम्पशन ले रहे हैं, अलग अलग कमोडिटी यूज कर रहे हैं, एक वस्तु द्वारा सीमांत उपयोगिता एवं कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु द्वारा प्राप्त उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होना चाहिए। This way, ratio of marginal utility obtained from a good to its price should be equal to the ratio of utility obtained from other good। मतलब ये बताना ये चाह रहा है क्या कि अगर आप एक वस्तु को, किसी एक कमोडिटी को, लाइकवाइज x आप उसे लेते हैं तो उसका जो प्राइस होगा और जो नेक्स्ट आप कमोडिटी y लेते हैं उसका जो प्राइस होगा तो ये प्रोपोर्शनली बराबर होंगे, तभी इक्विलिब्रियम को स्टेट कर पाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है MU of x by P of x, यानी अगर कोई x कमोडिटी है, किसी वस्तु का नाम अगर x है तो उसको डिवाइड कर देंगे उसके प्राइस से। उसी प्रकार से MU of y यानी y कमोडिटी है तो उसके यूटिलिटी को डिवाइड कर देंगे उसके प्राइस से। ये स्थिति जो है वो इक्विलिब्रियम को स्टेट कराएगी।
और ये एम यू ऑफ एम के इक्वल होगा सिंपल। पिछले वाले केस में आप थोड़ा सा रिवाइंड कर ले, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ प्राइस की कोई बात नहीं कही गई है, वहाँ सीधा कहा गया कि प्राइस दोनों का इक्वल है तो उसकी एम यू दोनों की इक्वल हो जाएगी। लेकिन दूसरे वाले केस में जबकि अलग अलग प्राइस है, वहाँ पे प्राइस एक ही था, अभी यहाँ पे प्राइस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे कि कमोडिटी एक्स को उसके प्राइस से डिवाइड करेंगे, कमोडिटी वाई के एम यू को उसके प्राइस से डिवाइड करेंगे, और ये हमारा एम यू एम बन जाएगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यूनिट है 1 2 3 4 5 6 7 और x का जो mu है, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, यहाँ दो कमोडिटी है x और y, तो mu ऑफ x यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, mu ऑफ y यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। हम यहाँ पे दो कमोडिटी यूज कर रहे हैं, तो पहले वाले x की अगर mu को देखें तो 40 36 32 28 24 20 16। वाई कमोडिटी की एमयू की बात करते हैं 48, 42, 36, 30, 24, 18 और 12। एक्स का जो प्राइस है उसको 2 मानना है और वाई का जो प्राइस है पर यूनिट पे 3 है, ऐसा मान लेते हैं, या ऐसा एग्जांपल में दिया हुआ है ऐसा मानना है। एम यू ऑफ एक्स तो आप देख रहे हैं, इसके प्राइस को हम 2 लेंगे, 2 मानेंगे, ऐसा एग्जाम्पल में दिया रहेगा। और एम यू ऑफ वाई है तो हम यहाँ वाई के वैल्यू को 3 मान रहे हैं, कि मतलब उसकी जो यूनिट है पर यूनिट प्राइस जो है वो 3 रुपये है। तो करना क्या होगा, एम यू ऑफ एक्स बाई पी एक्स यानी 40/2, 36/2। अब ये 2 कहाँ से आ रहा है, मैंने जस्ट बताया कि एग्जाम्पल में वहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई प्राइस क्या है एक्स की। इस एग्जाम्पल में प्राइस 2 है एक्स का और वाई का 3 है, तो 40/2 दैट इज 20, 36/2 32/2, 28/2, 24/2, 20/2, 16/2। वैसे ही अगर हमने कहा कि एम यू वाई का जो प्राइस है वो 3 है, आप इसे 3 से डिवाइड करें। अब इसमें क्या है कि हम जब यहाँ पे फोर्थ यूनिट लेते हैं एक्स का और सेकेंड यूनिट लेते हैं वाई का, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यानी कि 14, ये इक्विलिब्रियम है। इसको बोलेंगे कैसे, एम यू ऑफ एक्स बाई पी ऑफ एक्स हमने यहाँ निकाला, एम यू ऑफ वाई पी ऑफ वाई ये निकाला, वो एम यू एम के इक्वल होना चाहिए। तो जिस जगह पे दोनों इक्वल होंगे, आप देख रहे हैं कि अगर आप फोर्थ कमोडिटी यूज करते हैं एक्स का और सेकेंड कमोडिटी यूज करते हैं वाई का, तो वहां पे आप इक्विलिब्रियम पे होंगे। इक्विलिब्रियम को शो करने के लिए जहां पे एम यू ऑफ एक्स बाई पी ऑफ एक्स, एम यू ऑफ वाई बाई पी ऑफ वाई इक्वल हो जाता है, हम कहते हैं वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टेट कर रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही हो, आप जस्ट बैक कर ले थोड़ा और वहाँ पे जाके उस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। ये पॉइंट समझना बहुत ही ज़रूरी होगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस अच्छे एग्जाम में देते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे करता है खुद का, हम कब कहेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है विद रेफरेंस टू इंडिफरेंस कर्व। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।